जय हिंद। मैं हृदय शर्मा। हम पिछले लेक्चरों से टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास से दूसरा प्रश्न पत्र लेके आया हूँ, जिसमें कुछ प्रश्न हैं जिनको आज हम लगाते हैं। पहला प्रश्न बनता है हमारा कि वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो जो वेदांत कॉलेज था उसमें उसकी स्थापना वर्ष 1825 में हुई है। अच्छा, किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। अच्छा, जो वेदांत कॉलेज था, जो राम मोहन राय थे, उन्हें आज भारतीय पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक या पितामह कहा जाता है। ठीक है, और जो वेदांत कॉलेज था उसमें कहीं ना कहीं जो आधुनिक शिक्षा थी, आधुनिक शिक्षा दी जाती थी, पाश्चात्य शिक्षा दी जाती थी, आधुनिक या पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है, वो दी जाती थी। इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी की शिक्षा दी जाती थी, औद्योगिक शिक्षा दी जाती थी। तो ये इस कॉलेज में होता था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था किसने कहा है। तो आपको पता होगा, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1885 में, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो उन्होंने ही देखा कि भारतीय लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजों के विरुद्ध एकत्रित हो रहे हैं। क्यों एकत्रित हो रहे हैं? कहीं ना कहीं अंग्रेजों की ऐसी नीतियाँ थीं जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों को एकत्रित होना पड़ा। तो जब लॉर्ड डफरिन ने देखा कि भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध एकत्रित होने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने भारतीयों को बांटने का प्रयास किया। कहा कि जो कांग्रेस है वो राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रप्रेमी लोग हैं उनके मन में, जो कांग्रेस वाले हैं, उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाए कि ये तो राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है। इसलिए लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहा। अब देखते हैं अपन तीसरा प्रश्न कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या बनता है। हमारा तीसरा प्रश्न बनता है कि भारत स्वशासन या इंडिया हाउस एक संस्था थी, उसका गठन कब हुआ। भारत स्वशासन या इंडिया हाउस का गठन कब हुआ? तो इसका गठन का वर्ष पूछे तो वर्ष 1905 था। अगर पूछे कि गठन किसने किया था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने इसका गठन किया था। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये गठन किया कहाँ था, किस शहर में किया था। तो ये इंग्लैंड में किया था, भारत में इसका गठन नहीं हुआ। अर्थात इंग्लैंड में जो क्रांतिकारियाँ गतिविधियाँ हो रही थीं, उसी क्रम में इंडिया हाउस या भारत स्वशासन नामक संस्था का गठन किया था। ये करता क्या था? वही क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना, क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन, राष्ट्र प्रेम जगाना, सशस्त्र विद्रोह करना, ऐसे इंडिया हाउस के काम हुआ करते थे। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि हमारा अगला प्रश्न क्या बनता है। अगला प्रश्न है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो अध्यक्षता है वो की थी अपने अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, अच्छा, ये लखनऊ अधिवेशन हुआ कब था? तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वर्ष 1916 में। इसे बोलते हैं, जो कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन था, इसे बोलते हैं लखनऊ समझौता। अभी बता रहा हूँ लखनऊ समझौता क्यों कहते हैं, लखनऊ समझौता कहते हैं इसे। अच्छा, क्यों कहते हैं लखनऊ समझौता? आपके मन में प्रश्न आना चाहिए। तो वर्ष 1907 में हमने देखा था कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत। वहाँ कांग्रेस दो खेमों में बट गई थी, उदारवादी अलग हो गए थे, उग्रवादी अलग हो गए थे। तो वर्ष 1916 में आकर उदारवादी और उग्रवादी कहीं ना कहीं पुनः एकत्रित हो गए, पुनः एक साथ आ गए। यानी कि यहाँ से उग्रवादी और उदारवादी पुनः एक साथ हो गए, उग्रवादी और उदारवादी। और यहाँ से एक फ़ायदा ये मिल गया कि जो मुस्लिम लीग थी, जो कहीं ना कहीं अभी तक पृथक चल रही थी कांग्रेस से, वो लीग भी कांग्रेस के साथ आ गई। तो इन तीनों में समझौता हो गया था। इसलिए लखनऊ समझौते को या लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ समझौता बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं ये आपको समझ में आ गया कि कांग्रेस, उदारवादी, उग्रवादी एक साथ आ गए थे, मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ आ गई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अब देखते हैं अपनी श्रृंखला का अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है।
अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कब घोषित किया। यानी इससे पहले हमने देखा है कांग्रेस केवल डोमिनियन स्टेटस की मांग को लेकर अड़ी हुई थी, लेकिन कब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को निर्धारित कर दिया था, तो वर्ष 1929 में। कब? ये वर्ष भी आपसे पूछ सकते हैं, स्थान भी पूछ सकते हैं, अधिवेशन भी पूछ सकते हैं, कौन सा अधिवेशन था, कहाँ अधिवेशन हुआ, तो ये सब फैक्ट बनते हैं। तो कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कब घोषित किया, तो वर्ष 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था लाहौर में। वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था, वहां कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया था। अच्छा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की होगी, ये भी आपके मन में प्रश्न आना चाहिए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें क्या हुआ था भाई कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस ने घोषित किया था अपना, कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस से काम नहीं चलेगा। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, ब्रिटिश झंडे के नीचे रहते हुए उनके उपनिवेश के रूप में कार्य करना। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है मई 1939 में हुई। अच्छा, ये फॉरवर्ड ब्लॉक था क्या, ये एक संस्था थी जो कि कांग्रेस के अधीन ही थी या कांग्रेस के अंतर्गत ही थी, कांग्रेस के अंतर्गत ही थी, कांग्रेस के अधीन थी या अंतर्गत थी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की होगी, हमने देखा कि स्थापना तो 1939 में हुई, इसकी स्थापना की किसने, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। अच्छा, इसकी स्थापना की क्यों, हमने पिछले लेक्चरों में देखा है कि 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ गांधी जी और सुभाष में मतभेद इतने अधिक बढ़ गए थे कि कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को निरंतर जारी रखना था। इसी क्रम में उन्होंने कांग्रेस के अंतर्गत ही, कांग्रेस से हटकर एक अलग संगठन बना लिया जिसका नाम हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक। तो उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी, कांग्रेस के अंतर्गत की थी। क्यों की थी ये मैंने आपको बता दिया। गांधी जी और सुभाष के मतभेद इतने अधिक बढ़ गए थे कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, परिणाम स्वरूप फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्हें करनी पड़ी। ये हो गया। और अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अब देखते हैं कि 3 जून योजना, जो 3 जून योजना है उसको किसने प्रतिपादित किया या किसने प्रस्तुत किया। तो आपको पता होगा वर्ष 1947 में भारत में एक वायसराय हुआ करते थे। कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। उस समय आपको पता होगा कि भारत स्वतंत्रता की प्रक्रिया में था, स्वतंत्र हुआ नहीं था, स्वतंत्रता की प्रक्रिया में था और उसी के समानांतर एक और प्रक्रिया चल रही थी, विभाजन की प्रक्रिया। तो उसी क्रम में लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव या एक योजना प्रस्तुत की या एक प्रस्ताव दिया। इन्होंने कहा कि साहब भारत स्वतंत्र तो हो जाएगा लेकिन उसके 2 पहलू होंगे। कैसा, कि एक स्वतंत्र हो जाएगा और उसके 2 राष्ट्र बनेंगे, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। तो 2 पहलुओं पे बात करनी पड़ेगी कि 2 देश बना देंगे। कैसे 2 देश, एक भारत बन जाएगा और एक जो भारत जो हिंदू बहुसंख्या होगा और एक पाकिस्तान बन जाएगा जो मुस्लिम बहुसंख्या होगा। ये इन्होंने बात कह दी। ठीक है, तो ये योजना इन्होंने 3 जून 1947 को प्रस्तुत की थी। कब प्रस्तुत की थी, 3 जून 1947, 3 जून 1947 को प्रस्तुत की थी। इसीलिए इस योजना को 3 जून योजना कहते हैं। साथ ही इसे लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। तो ये प्रश्न हमने देख लिया, पूरा विस्तार के साथ समझ लिया। बाकी इसे मुख्य प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से समझेंगे, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कारण क्या थे। ठीक है, अब देखते हैं अपनी श्रृंखला का अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है। अगला प्रश्न है कि पाखंड खंडनी पताका कब फहराई गई। दोस्तों, ये पताका फहराई थी वर्ष 1863 में। आपके मन में फिर एक प्रश्न आ रहा होगा कि किसने फहराया था इसे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसे फहराया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अच्छा, ये क्या थी, आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि जो पाखंड खंडनी पताका थी ये क्या थी। तो दोस्तों, जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थीं, हिंदू धर्म में तत्कालीन समय में जो कुरीतियाँ थीं, जो आडंबर थे,
कुरीतियाँ थीं, जो आडंबर थे, जो अंधविश्वास थे, और जो रूढ़ मान्यताएं थीं, क्या रूढ़ मान्यताएं, कहीं ना कहीं उनकी समाप्ति के लिए, उनसे हिंदू धर्म को मुक्त करने के लिए ये पाखंड खंडनी पताका फहराई गई थी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या थी। अब देखते हैं अपनी श्रृंखला का 9वां प्रश्न कि 9वां प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि रामोशी कृषक दल का गठन कब हुआ था। रामोशी कृषक दल का गठन कब हुआ था? इसका गठन जो है वर्ष 1879 में हुआ था। अच्छा, किसने किया था? वही अपने वासुदेव बलवंत फाड़के ने किया था। इस दल का उद्देश्य क्या था कि सशक्त गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजों से मुक्ति पाना, गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजों से मुक्ति पाना। और क्या था? जो अधिक लगान की चीज़ें हो रही हैं, अधिक लगान को कम करना। कैसे? सशक्त गतिविधियों के माध्यम से अधिक लगान को कम करना, ये इनके उद्देश्य थे। और क्या था? कि राष्ट्र प्रेम को लोगों में पहुंचाना। तो इन उद्देश्यों के साथ इस संगठन की स्थापना की गई थी। लेकिन याद रखिए, सशस्त्र गतिविधियों पर आधारित था। अगला प्रश्न बनता है कि कामागाटामारू क्या था। दोस्तों, ये एक बहुत लंबा प्रकरण है, लेकिन आप इसे शॉर्ट में समझ लीजिए कि एक जापानी जहाज़ था। जापानी जहाज़ था। कैसे था? कि कुछ लोग थे जो एक पंजाब के सिख थे, गुरदत्त सिंह, वो कहते थे कि जो सिख हैं उन्हें कहीं ना कहीं हम सिंगापुर शिफ्ट कर दें ताकि ये वहाँ पर सुखमय जीवन जी सकें और जब भी इनकी राष्ट्रीय गतिविधियों में आवश्यकता होगी तब हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस उद्देश्य से ये लोग जापान जा रहे थे, लेकिन जापान सरकार ने इन्हें अपने बंदरगाह पर उतरने नहीं दिया और परिणाम स्वरूप वापस भेज दिया और ये पुनः भारत के कोलकाता बंदरगाह पर आ गए। लेकिन वहाँ पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, जिसमें जो गुरदत्त सिंह थे वो तो भाग गए और बाकी जो सरदार थे, बाकी जो लोग थे, उन पर पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें करीब 22 लोग मारे गए थे। तो ये घटना जो थी, जो जहाज़ था उसका नाम था कामागाटामारू। ये घटना हुई, उसे बोलते हैं कामागाटामारू की घटना या कामागाटामारू का प्रकरण। तो हम इसे मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि एक जापानी जहाज़ था। ठीक है, जापानी जहाज था। अब देखते हैं हमारी श्रृंखला का अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न क्या बनता है। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया। तो इसको वापस लिया था 12 फरवरी 1922 को। आपके मन में फिर एक प्रश्न आ रहा होगा कि इसको वापस क्यों लिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है गोरखपुर, उसके पास एक और स्थान है छोटा सा चौरी चौरा या चोरा चोरी, एक स्थान है चोरा चोरी। वहाँ पे क्या हुआ था कि जो लोग थे, वहाँ के तत्कालीन लोग थे, वो क्या कर रहे थे कि अधिक राजस्व के खिलाफ, अधिक लगान के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। उस जुलूस में क्या हुआ कि पुलिस ने कहीं ना कहीं इन लोगों पर लाठियाँ चला दी, ब्रिटिश पुलिस ने लाठियाँ चला दी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो स्थानीय नेता थे, जो स्थानीय लोग थे, उन्हें पर चोटें आ गईं और जो भीड़ थी, गुस्साई भीड़ ने आक्रोश में आकर एक पुलिस थाने को आग लगा दी। तत्कालीन पुलिस थाने को आग लगा दी। ये कनेक्ट करके चलना, पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें क्या हुआ, जो करीब 22 पुलिसकर्मी थे, 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। तो इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, ये घटना हुई थी। बाद में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। तो ये घटनाएं कुछ हुई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है और अंतिम प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान हुए थे एक नेता, खान अब्दुल गफ्फार खान हुए थे, उनको बोलते हैं सीमांत गांधी। अच्छा, ये कहाँ के थे? ये अपने पेशावर के थे। पेशावर जो वर्तमान पाकिस्तान में आपका आता है, वहाँ के ये थे। वहाँ इन्होंने क्या किया था कि जो राष्ट्रीय गतिविधियाँ थीं
पेशावर के आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने राष्ट्रीय गतिविधियों का संचालन किया था। राष्ट्रीय गतिविधियों का संचालन किया था, इसलिए इन्हें बोलते हैं सीमांत गांधी। ठीक है, आप इनका नाम वहाँ भी सुनेंगे जब सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में चल रहा होगा, और उसी क्रम में ये पेशावर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व भी करते हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करते हैं कहाँ? पेशावर में। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।